हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है लास्ट लेक्चर में। और आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो काम करता है। तो आपको सामने एक डायग्राम दिख रही है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं टेस्टिस, वैसे ही फीमेल्स के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरीज। तो यहाँ पे आपको पेयर ऑफ ओवरीज दिख रही हैं। एलमंड शेप ये ओवरीज होती हैं इन दी पेल्विक रीजन ऑफ फीमेल। तो यहाँ पे आपको पेयर ऑफ ओवरीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है वो है पेयर ऑफ ओवरीज। इसके अलावा इसके पास है ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स एंड वजाइनल पार्ट, दैट इज वजाइना। तो यहाँ पे ओवरीज जो हैं, इसी ओवरी को हमने एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया है। इसके ऊपर हम आएंगे बाद में। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो ये जो ओवरी जो है वो अटैच होती है इस यूट्रस की वॉल के साथ, इस फ्लोपियन ट्यूब के साथ एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट के द्वारा। दिस कनेक्टिव टिश्यू शीट इज कॉल्ड एज मेसोवरियम। सो दिस मेसोवरियम जो है, ये जो आपको पतली सी झिल्ली सी दिख रही है, मेम्ब्रेन सी दिख रही है, ये सारी डॉटर फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई। ये जो डॉटर फॉर्म में स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज मेसोवरियम। और ये जो आपको ब्लैक स्ट्रक्चर जो एक सॉलिड लाइन दिख रही है यहाँ पे, जो ओवरी को इस यूट्रस की वॉल के साथ अटैच कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवरी जो है अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स्ड है बाय टू स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर के द्वारा ये अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स होती है। एक है मेसोवरियम और दूसरा है ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवरी के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिख रही है। ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है उनको हमने डिटेल में यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो ओवरी का काम होता है, दो इंपॉर्टेंट काम करती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फीमेल के पास ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके दो काम है, एग प्रोडक्शन, पहला काम है इसका एग प्रोडक्शन, और दूसरा काम इसका क्या है, हार्मोन प्रोडक्शन। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन नाम का मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही ओवरी जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी, चाहे वो एस्ट्रोजन हो चाहे वो प्रोजेस्टेरोन हो। तो वो दो काम करेंगे। हम आगे देखेंगे कि वो दोनों हार्मोन्स का क्या रोल है। जैसे हमने टेस्टोस्टेरोन का रोल देखा था मेल्स के अंदर कि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर लेके आता है। वैसे ही फीमेल्स में जो हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है, जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर लेके आता है, और जो फीमेल के ओवरी के अंदर एग की डेवलपमेंट करवाने में, प्रोडक्शन करवाने में, दैट इज oogenesis करवाने में क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम है ओवरी के, एक तो ये एग प्रोड्यूस करेगी और दूसरा ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। तो ओवरी ने जो एग प्रोड्यूस करना है, यहाँ पे आपको एक ट्यूब दिख रही है। इस ट्यूब का नाम है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। आप इसको ओविडक्ट बोलो, आप इसको फैलोपियन ट्यूब बोलो, एक ही बात है। इस फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट है। जो सबसे फर्स्ट पार्ट जो आपको दिख रहा है, जिसके पास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे आपके हाथ की फिंगर्स हैं वैसे ही इसके पास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हम इनको बोलते हैं। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज फिम्ब्री। तो ये फिम्ब्री जो है वो इन्फंडिबुलम का पार्ट है। So first part of fallopian tube is known as infundibulum, and infundibulum has a finger-like structure, finger-like projection, and these finger-like projections are known as fimbri. तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम है कि जैसे ही यहाँ से ओवरी एग रिलीज करेगी, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उस एग को रिसीव करेंगे। मतलब फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट जो एग को रिसीव करेगा, जैसे ही ओवुलेशन होएगी, फीमेल की ओवरी एग रिलीज करेगी, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्री जो इन्फंडिबुलम का पार्ट है वो क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ एग, दैट मीन्स वो एग को क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। सेकंड पार्ट जो है इन्फंडिबुलम के बाद जो सेकंड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एम्पुला। ये थोड़ा सा वाइड होता है पार्ट,
ये पार्ट थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे वाइड होता है। सो दिस वाइड पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज एम्पुला। So this wide region of fallopian tube is called as ampulla. मिडल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम आगे डिस्कस करेंगे एम्पुला में क्या होता है। एंड दिस इज द थर्ड पार्ट विच लीड्स टू यूट्रस। इसके बाद यूट्रस की जो एंट्री है वो स्टार्ट है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज इस्थेमस। तो इस्थेमस फलोपियन ट्यूब का ऑब्जेक्ट का वो पार्ट है जो बिल्कुल यूट्रस के अंदर जाके क्या होता है, ओपन होता है। तो यहाँ से एग जो है, ओवरी ने जो एग रिलीज किया यहाँ पे, वो एग धीरे धीरे मूव करके कहां पहुंचेगा, इस यूट्रस तक। तो इस ओवरी से एग रिसीव करने का काम किया इस फिंगर एग प्रोजेक्शन ने, फंडिबुलम ने। सेकंड पार्ट इज एम्पुला। एम्पुला रीजन में होती है फर्टिलाइजेशन, मतलब जब एग यहाँ पे होएगा इस वाइड पार्ट में, तब स्पर्म आएगा यहाँ से और यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पे एग और स्पर्म की क्या होती है, फ्यूजन। दैट मीन्स एम्पुला वो रीजन है जिस रीजन में एग और स्पर्म की क्या होती है, फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। बट अगर एप्रोप्रिएट अगर आंसर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन इन द फलोपियन ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो वो होता है द जंक्शन ऑफ इस्थेमस एंड एम्पुला। तो ये माना जाता है कि वो एग कंप्लीटली एम्पुला में नहीं होता, वो एग थोड़ा सा आगे निकल चुका होता है, वो एग यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एम्पुला खत्म हो रहा है और इस्थेमस शुरू हो रहा है, उसको हम बोलते हैं जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थेमस। तो एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन फलोपियन ट्यूब में कहाँ होती है, एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थेमस। बट अगर ऑप्शन में जंक्शन ऑफ इस्थेमस और एम्पुला नहीं लिखा है और सिर्फ एम्पुला लिखा है, फंडिबुलम लिखा है, फेमरी लिखा है और यूट्रस लिखा है, तो उसका एग्जैक्ट आंसर होएगा एम्पुला। तो एम्पुला इज द रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस और एट द जंक्शन ऑफ द एम्पुला एंड इस्थेमस फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है और क्या उसका जो पूरा प्रोसीजर है। तो यहाँ से ओवरी ने एग रिलीज किया, वो पहुंचा एम्पुला में, एम्पुला से वो जब इस्थेमस में आ रहा था तो यहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है वजाइना के थ्रू, वो स्पर्म रीच करता है इस रीजन तक। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि स्पर्म के पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिडिल पीस में, वो माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसके पास टेल होती है क्योंकि उसको एक जर्नी ट्रैवल करनी, वो जर्नी यही थी क्योंकि स्पर्म जो है वो यहाँ तक पहुंचा है ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग इंटरकोर्स स्पर्म का डिस्चार्ज यहाँ तक हुआ है। अब उस स्पर्म को यहाँ से पहुंचना है स्विम करके इस सर्विक्स के थ्रू। व्हाट इज सर्विक्स? सर्विक्स इज द स्मॉल नैरो ओपनिंग ऑफ यूट्रस। तो वजाइना जो है यूट्रस में ओपन हो रही है थ्रू ए स्मॉल नैरो ओपनिंग एंड द स्मॉल नैरो ओपनिंग इज नोन एज सर्विक्स। तो स्पर्म को यहाँ से स्विम करके पहुंचना है दोनों में से किसी भी साइड, तो इस फलोपियन ट्यूब की ओर भी और इस फलोपियन ट्यूब की। कुछ स्पर्म इस साइड ट्रेवल करेंगे और कुछ स्पर्म जो है वो इस साइड ट्रेवल करेंगे। बट एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल के अंदर होता है उसमें एक ही ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, आइदर राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। तो स्पर्म जो है वो दोनों साइड रीच करता है, जिस भी साइड एग रिलीज हुआ, अगर इस साइड एग रिलीज हुआ तो इस साइड फर्टिलाइजेशन होगी, अगर इस साइड एग, इस ओवरी ने एग रिलीज किया तो फर्टिलाइजेशन इस साइड होगी। वो हम देखेंगे कि कब रिलीज होता है जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे कि कितने डेज का साइकिल है, कब एग आएगा और कब स्पर्म आना चाहिए अगर फर्टिलाइजेशन होनी है, इंश्योर करना है फर्टिलाइजेशन को। तो फिलहाल मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके पार्ट समझा रहा हूँ और उसके काम समझा रहा हूँ कि कौन सा पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम कर रहा है। तो ओवरी ने जैसे ही एग रिलीज किया, उसको इन्फेंटिबुलम के फिमरी ने पकड़ा, उसने उसको एम्पुला को दिया, एम्पुला ने स्टिमस को जब दे रहा था तो स्पर्म आ गया। तो यहाँ पे अगर एग है और यहाँ पे स्पर्म आ गया तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, मतलब जाइगोट यहाँ बनेगा। जाइगोट बनेगा जो वो मूव करके पहुंचेगा यहाँ पे। मैंने आपको बोला कि एग यहाँ है, यहाँ से एग जाएगा यहाँ पे, वो एग स्टेज पे नहीं जाएगा, ये तब तक क्या बन चुका होगा, जाइगोट। क्योंकि अगर स्पर्म यहाँ पे आ गया है और स्पर्म के साथ एग की फ्यूजन हो गई है एम्पुला रीजन में, चाहे उस साइड हो चाहे इस साइड हो, वो मैटर नहीं करता कौन सी ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जाइगोट पहुंचेगा अब यहाँ पे यूट्रस में, और यूट्रस का काम है जो जिसको हम फीमेल वॉम्ब बोलते हैं। यूट्रस का जो मेन काम है वो क्या है, जो फीटस है, जो एम्ब्रो है, उसको अपनी तरह अटैच करना, उस एम्ब्रो को ग्रो करवाना, फीटस बनाना।
मतलब जो भी बेबी की डेवलपमेंट होनी है वो सारी यूट्रस इस रीजन में होनी है। तो यूट्रस के अंदर ये जाइगोट आएगा और अपने आप को यहाँ पे क्या कर लेगा, इम्प्लांट कर लेगा। जैसे ये जाइगोट, जैसे ही अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये अब जाइगोट बन गया। अगर ये जाइगोट बन गया तो ये जाइगोट पहुंचेगा यहाँ पे और अपने आप को यहाँ पे आके ये जाइगोट क्या कर लेगा, यूट्रस की वॉल के साथ अटैच कर लेगा। और यूट्रस की वॉल के साथ अटैच करेगा तो प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा का काम आपको पता है, मदर से नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको, डेवलपिंग फीटस को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। प्लेसेंटा क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी बात हम आगे करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यूट्रस की 3 वॉल्स। ये यूट्रस की आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, 3 वॉल। ये पूरा यूट्रस रीजन है। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज फंडस, और फंडी के पार्ट ऑफ यूट्रस भी हम इसको बोलते हैं। तो यूट्रस का ही ये पार्ट है। तो सबसे अंदर जो स्पाइरल लेयर आपको दिख रही है, दिस स्पाइरल शीथ और स्पाइरल लेयर जो है ये थिक होती है, बहुत ज्यादा थिक लेयर है। इस थिक लेयर का नाम होता है एंडोमेट्रियम। The innermost layer, the internal layer, the thick layer of uterus is called as endometrium. जो middle layer आपको यहाँ पे दिख रही है, this middle layer is called as, this middle layer is known as myometrium. और बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर जो आपको यहाँ पे दिख रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। और तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, यूट्रस वॉल और यूट्राइन वॉल। तो यूट्रस की वॉल के पास 3 लेयर हैं, पेरीमेट्रियम, आउटर लेयर, मिडल लेयर मायोमेट्रियम, और इनर लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ ऑल द यूट्राइन वॉल। तो सबसे थिक लेयर जो है वो एंडोमेट्रियम की होती है। और इसको कौन बनवाता है और कब ये डिग्रेड होएगी और कब ये रिलीज होएगी मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो फिलहाल आपको मैंने हर एक पार्ट का काम समझा दिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरी 2 काम है, हार्मोन प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन। फ्लोपियन ट्यूब का काम है एग को रिसीव करना, और फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही होती है फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म भी यहीं पहुंचेगा, इस रीजन में पहुंचेगा, एम्पुला और स्टमक के जंक्शन पे। और एम्पुला रीजन के अंदर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, वो जाइगोट पहुंचेगा यहाँ पे यूट्रस में, अपने आप को अटैच कर लेगा इस थिक वॉल के साथ। इस थिक वॉल का नाम है एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस का काम है इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो और जाइगोट टू द यूट्रस वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन। और जब वो अटैच करेगा अपने आप को यूट्रस की वॉल के साथ, तो प्लेसेंटा बनाएगा। प्लेसेंटा किस लिए बनाएगा, क्योंकि उसको मदर से क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। तो ये यूट्रस का काम है। ये सर्विक्स जो है वो ओपनिंग है यूट्रस की, और वजाइना का काम है कॉइटस के टाइम पे मेल जो इंसेमिनेट करेगा स्पर्म जो है, एजुकेशन जो होएगी, तो स्पर्म को रिसीव करने का काम होता है वजाइनल कैनाल का। तो ये वजाइनल कैनाल के अंदर बहुत सारा म्यूकस होता है, इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, इंटरनल फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम वजाइनल रोगी बोलते हैं। तो इनका काम होता है स्पर्म को रिसीव करना। कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ये करेगी और स्पर्म आपका ऊपर को क्या करेगा, स्विम करेगा। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट का काम कि क्या क्या काम है। बट अगर हम देखें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवरी है, ओवरी को अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ओवरी के पास क्या क्या है। ये है टीएस ऑफ ओवरी। अगर आप टीएस ऑफ ओवरी देखोगे तो उसमें आपको ये सारी स्ट्रक्चर दिखेंगे। पहले तो ओवरी के 2 पार्ट होते हैं। ये सेंटर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेडुला, और ये जो पेरिफेरी वाला पार्ट है इसमें ये आपको स्ट्रक्चर्स बनी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। तो ओवरी के 2 पार्ट हैं, आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला। ओवरी के पास जो अपनी जर्म लेयर होती है, उस जर्म लेयर का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम ही होती है। बट उसके अंदर एक और लेयर होती है, उस लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिना। तो मतलब दिस पार्ट जो है ओवरी का वो कॉर्टेक्स रीजन है। ये जो पार्ट है ओवरी का, दिस इज कॉल्ड मेडुला। ये जो आउटर लेयर है ओवरी की, जैसे वहां पे टेस्टिस के अंदर हमने देखा था सेमिफेरस ट्यूब्यूल के पास जर्मिनल एपिथेलियम, वैसे ही ये आउटर लेयर जर्म लेयर होती है। पर जो अंदर ओवरी की एग्जैक्ट वॉल है, जो वैक्सी लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना। अब ओवरी के अंदर जो है वो होता है एग की डेवलपमेंट। एग की जो डेवलपमेंट है वो जर्म सेल से ही होनी है। जैसे स्पर्मेटोगोनिया एक जर्म सेल था, वैसे ही होता है oogonia एक जर्म सेल।
oogenesis को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिख रही है दैट इज इमैच्योर फॉलिकल्स। यहाँ पे आपको कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं और उन सेल्स को हमने नाम क्या दिया है, फॉलिकल्स। तो इमैच्योर फॉलिकल्स, धीरे धीरे ये फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करके किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल इज नोन एज मैच्योर फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल का दूसरा नाम क्या है, मैच्योर फॉलिकल। तो ये फॉलिकल जो है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं। स्टिमुलेट मतलब इनको कोई ना कोई हार्मोन है, वो हार्मोन इनको बोल रहा है कि भाई आपने क्या करना है, ग्रो करना है। और आपके अंदर जो एग है, एग नहीं है अभी, जर्म सेल की स्टेज के ऊपर है। वो जो जर्म सेल आपके अंदर है, वो जर्म सेल आपके अंदर धीरे धीरे oogenesis में जा रहा है और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉलिकल्स का मतलब क्या है कि जो आपका जर्म सेल है उसको कुछ सेल्स ने कवर कर लिया है और एक स्ट्रक्चर बन गई है जिसको हमने नाम दे दिया फॉलिकल। मतलब germ cell is surrounded by a layer of cells and those cells which are surrounding your germ cell is known as granulosa cells। तो granulosa cells ने एक germ cell, जैसे एक germ cell है इसके ऊपर मैं layers बना दूं granulosa cells की, और जो पूरी स्ट्रक्चर बनेगी उस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, फॉलिकल। अभी ये इमेच्योर है, इमेच्योर इसीलिए है क्योंकि इनके अंदर जो germ cell है वो germ cell स्टेज के ऊपर है, वो अभी तक एग स्टेज पे नहीं पहुंचा। तो दैट इज व्हाई these follicles are known as immature follicles। जब इन follicles के अंदर जिन्होंने germ cell को सराउंड किया हुआ है, जब वो एग में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम उसी फॉलिकल को नाम दे देंगे ग्राफिन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल। अब वो जो germ cell है अंदर वो कैसे एग में चेंज होएगा, इसका एक पूरा प्रोसीजर है oogenesis, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि oogenesis क्या होता है। यहाँ पे फिलहाल मेरा मतलब आपको समझाने का ये है कि फॉलिकल्स क्या होते हैं, फॉलिकल्स को ग्रोथ जो है वो कैसे होती है। तो यहाँ पे आपको एक हार्मोन का नाम लिखा दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब आप एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें आपकी जो मास्टर्स ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, जिसको आप क्या बोलते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, दो पार्ट है उसके, इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी के जो दो हार्मोन हैं LH एंड FSH। LH और FSH दो ऐसे हार्मोन हैं जो इंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं और दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस में भी और oogenesis में भी। तो यहाँ पे जो हार्मोन आ रहा है इंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही क्लियर है, ये फॉलिकल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ये क्या है, फॉलिकल्स। तो इमैच्योर फॉलिकल्स को वो स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब FSH के बिना ये फॉलिकल्स को सिग्नल नहीं मिलेगा ग्रो करने का। तो ये फॉलिकल्स के अंदर जो जर्म सेल है वो एग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ FSH। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहा है इंटीरियर पिट्यूटरी से, इंटीरियर पिट्यूटरी से वो हार्मोन पहुंचता है ओवरी के पास। ओवरी में आके वो इमैच्योर फॉलिकल्स को बोलता है भाई कि ग्रो करो, और ग्रो करके आपके अंदर जो जर्म सेल है उसको किस में कन्वर्ट करो, एग सेल में कन्वर्ट करो। तो हम बात कर रहे हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे ओवरी के फॉलिकल्स को मैच्योर कराने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, और उसमें उसके साथ एक और हार्मोन इन्वॉल्व है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन ओवरी खुद प्रोड्यूस करती है। हम पहले मैं आपको बता के बताऊं कि फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, और फीमेल सेक्स हार्मोन जो एस्ट्रोजन है उसको ओवरी खुद प्रोड्यूस करेगी। ओवरी के जो फॉलिकल्स हैं इनफैक्ट ये खुद ही एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं और ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। मतलब FSH और एस्ट्रोजन बहुत ज़रूरी हैं अगर ओवरी के अंदर oogenesis चलनी है, मतलब ओवरी के अंदर इन फॉलिकल्स के अंदर अगर जर्म सेल को कन्वर्ट होना है किसके अंदर, एग के अंदर और ओवा के अंदर। तो इसका एक पूरा साइकिल चलेगा, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होता है, कितने डेज का साइकिल है और किस डे पे कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्या क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो शुरू में वो फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर फॉलिकल का नाम ग्राफिन फॉलिकल है। जब वो ग्राफिन फॉलिकल एक टाइम आएगा, वो टाइम कौन सा होगा हम आगे डिस्कस करेंगे, जब वो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो एग है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बड़ा सेल, उस सेल को हमने एग शो किया है कि वो एग जो है वो इस फॉलिकल से बाहर चला जाएगा, मतलब ओवरी से बाहर चला जाएगा। ओवरी से बाहर जाने का मतलब है वो किसके पास आएगा, इनफंडिबुलम के फिम्बरी के पास, मतलब ओवरी से ये एग बाहर आके कहाँ जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब के पास। तो इस प्रोसेस का नाम होता है ओवुलेशन। व्हाट इज ओवुलेशन, ओवुलेशन होता है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन।
और ओव्यूलेशन कब होएगी उसको हम आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस करेंगे। जैसे ही एग बाहर चला गया ओवरी से, ये जो खाली फॉलिकल बच गया, ये जो खाली फॉलिकल्स का एक लिफाफा सा बच गया, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब जो फॉलिकल्स क्या था, फॉलिकल एक ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग है जिसने एग को कवर किया हुआ था, मतलब जर्म सेल को कवर किया हुआ था। जब वो जर्म सेल एग में कन्वर्ट हो गया, जर्म सेल तो निकल गया एग बन के, पीछे जो खाली फॉलिकल बच गया, उस खाली एम्प्टी फॉलिकल को हमने नाम क्या दिया, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। और यहाँ पे ये ओवरी का जो दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो एस्ट्रोजन रिलीज किया था फॉलिकल्स ने। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, जो सेकंड फीमेल सेक्स हार्मोन है, वो किसने प्रोड्यूस किया है, कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज एम्प्टी फॉलिकल। और वो कॉर्पस ल्यूटियम जब तक जिंदा रहेगा वो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता रहेगा। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्यों प्रोड्यूस करता है, उसका क्या काम है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाए, खत्म हो जाए, इसका अगर कोई काम है ही नहीं, मान लो फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, प्रोजेस्टेरॉन का अभी मैं आपको ब्रीफ बता दूं, प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। मतलब ओवरी ने यहाँ से एग रिलीज किया तो ओवरी अपनी ओर से मान के चलेगी कि स्पर्म आएगा, उस पीरियड के टाइम पे स्पर्म अगर आता है तो फर्टिलाइजेशन होएगी, फर्टिलाइजेशन होएगी तो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ओवरी ने जिस दिन एग रिलीज कर दिया वो उसी दिन मान के चलती है कि फर्टिलाइजेशन होने ही वाली है। तो यहाँ पे एग रिलीज हुआ, ओवरी ने एग रिलीज कर दिया, उसने कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाने लग गया। प्रोजेस्टेरॉन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। वो दो मेन काम करेगा। पहला काम तो वो ये जो आपको वॉल दिख रही है एंडोमेट्रियम की, मैंने आपको बोला था ये थिक वॉल होती है, इस वॉल को थिक कराने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, प्रोजेस्टेरॉन का। तो कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या करना है, कॉर्पस ल्यूटियम ने हार्मोन प्रोड्यूस करना है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो इस प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, इसके दो काम है, एक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का जो काम है इसका, उसमें दो काम करेगा, दो चीजें करेगा इसमें। एक तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक कर देगा, मतलब थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल कब होएगी, जब कौन सा हार्मोन आएगा, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आएगा, कॉर्पस ल्यूटियम से। कब आएगा, अगर एग रिलीज हुआ है। तो ओवरी ने एग रिलीज किया और साथ ही ओवरी ने तैयारी शुरू करवा दी यूट्रस के अंदर। ओवरी ने माना कि यहाँ से मैंने एग भेज दिया है, नीचे से स्पर्म यहाँ से आएगा और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होनी है, इंश्योर है। फर्टिलाइजेशन होती है नहीं होती है वो अलग बात है, बट ओवरी ये मान के चलती है कि फर्टिलाइजेशन होएगी ही होएगी। हर साइकिल में ओवरी ये मान के चलती है कि फर्टिलाइजेशन होएगी, इसीलिए उसने क्या किया, कॉर्पस ल्यूटियम बनाया। हर साइकिल में वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा और प्रोजेस्टेरॉन इस वॉल को आके क्या करेगा, थिक करेगा। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल इज रिस्पॉन्सिव इज अ फंक्शन ऑफ हार्मोन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा काम क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन नए मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक देता है। प्रोजेस्टेरॉन जाएगा और इस एफएसएच को जाके बंद कर देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि एफएसएच को रोक दो। तो एफएसएच अगर रुक गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं आएगा, तो ये फॉलिकल आगे ग्रो नहीं करेंगे, मतलब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता। तो हमें पता है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो साइकिल्स बंद हो जाते हैं। उसका बंद होने का रीजन भी यही होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन बनाया और वो प्रोजेस्टेरॉन जाके एफएसएच को बंद कर देगा। एफएसएच अगर बंद हो गया तो नया मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल सकता और चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस मंथ में ये जाइगोट यहाँ आ गया और अगले मंथ में फीमेल फिर से एग रिलीज कर दे और अगले मंथ में फिर से स्पर्म आ जाए, तो वो सेकंड जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट जाके फिर अपने आप को यहीं पे इम्प्लांट करेगा। मतलब दो जाइगोट दो डिफरेंट मंथ में एक जगह पे अगर इम्प्लांट होते हैं तो वो दोनों ही जाइगोट जो है वो क्या हो जाएंगे, अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे, अपने उनके अंदर डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। इसी वजह से एक ही साइकिल में एक ही एग रिलीज हुआ और अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, तो नया मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलना चाहिए। कितनी देर नहीं चलना चाहिए, 9 मंथ तो जेस्टेशन पीरियड है, तो 9 महीने तो वो चलते ही नहीं है। इसके अलावा 4-5 महीने और वो नहीं चलता, जब फीमेल जो है अपने बेबी को क्या करती है, मिल्क फीड करती है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया।
मतलब 9 मंथ जो जेस्टेशन पीरियड है उस टाइम पे साइकिल नहीं चलेगा, और 4-5 मंथ आप लगा लो, जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ तो मदर उसको मिल्क फीड करेगी, जब तक फुली मिल्क फीड करती है 4-5 महीने तक, तब तक वो साइकिल नहीं चलता है। दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो ये दो काम मैंने आपको प्रोजेस्टेरोन के बताए हैं कि प्रोजेस्टेरोन बनना क्यों जरूरी है। तो जैसे ही एग रिलीज हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन बनाया, प्रोजेस्टेरोन ने एक तो तैयारी शुरू कर दी यहाँ पे, इस यूट्रस को बोला भाई कि तैयारी कर लो, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो जाइगोट आने वाला है, उसको आपने इम्प्लांट कराना है। तो मतलब प्रोजेस्टेरोन का जो काम है वो प्रेपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन है। तो दैट मीन्स प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। और दूसरा, प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया, एफएसएच को बंद कर दिया, ताकि नया मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो ये सारी कहानी है अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इस वॉल का क्या होगा, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा, वो जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, फेट क्या है कॉर्पस ल्यूटियम की, कितनी देर तक इस कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो जिंदा रह सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये कितने डेज का एक साइकिल होता है, और इस साइकिल के दौरान कौन कौन से फेज जो है वो आते हैं। तो इट इज ए टोटल 28 डेज साइकिल, 28 दिन का टोटल साइकिल है, जिसमें फीमेल की एक ओवरी 28 दिन में एक एग क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो इस यहाँ पे आपको एक साइकिल दिख रहा है, फर्स्ट 1 से लेके उसके पास क्या है 28 डेज है। इसको हमने 4 फेज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे जो स्टार्टिंग फेज होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होती है, मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या क्या चीज़ें इसके पास होती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल फेज है क्या। इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो है, मतलब जो पुराना मेंस्ट्रुअल साइकिल था उसमें एग रिलीज नहीं हुआ, वो एग जो है वो टूट के रप्चर होके, और जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो थिक हो जाती है प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस में, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई पिछले साइकिल में, तो फिर उस वॉल की जरूरत नहीं है, तो वो वॉल टूट जाएगी और वो एग जो है वो टूट जाएगा, और वो रप्चर होकर फ्लो की फॉर्म में, ब्रीडिंग की फॉर्म में क्या होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर आ जाता है। उसके बाद ये जो पूरा टाइम है मेंस्ट्रुअल फेज में, वो 2-3 दिन का टोटल साइकिल ही होता है। इसमें 2-3 दिन लगते हैं पूरा जो एंडोमेट्रियम की वॉल को क्लियर होने में और एग को रप्चर होके बाहर रिलीज होने में। तो इसको हम एवरेज जो है वो 4 डे दिए जाते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो 4 डे में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 और 14 5वें दिन से लेके जो 14 डे तक का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। याद करो जो ओवरी हमने बनाई है पीछे, इस ओवरी में आपको बहुत सारे क्या दिखे थे, यहाँ पे छोटे छोटे फॉलिकल्स, और ये फॉलिकल क्या कर रहे हैं, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है ग्रोथ। इन फॉलिकल्स की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और ये फॉलिकल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मैच्योर। और इस मैच्योर फॉलिकल को हमने नाम दिया था ग्राफिन फॉलिकल। और ये ग्राफिन फॉलिकल जैसे ही यहाँ से एग रिलीज करेगा, उस प्रोसेस को हमने लिखा था ओवुलेशन। तो ये है कॉर्पस ल्यूटियम और ये था कॉर्पस एल्बिकन्स। सो दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम Cl, दिस इज कॉर्पस एल्बिकन्स, और ये दोनों क्या हैं, फॉलिकल्स। और ये कौन से फॉलिकल्स हैं, इमेच्योर। ये फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और ग्रो किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है। तो प्रोलिफरेशन का मतलब है ग्रोथ, मतलब 5वें दिन से लेके 14th डे तक ये फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा। मतलब यहां तक 13 और 14th डे तक ये फॉलिकल अब मैच्योर हो चुका है, मतलब ये ओवुलेशन के लिए तैयार है। नेक्स्ट फेज है ओवुलेटिंग फेज। 14, 15 और 16 ये 3 दिन लिखे हुए हैं, बट ये 3 दिन का नहीं होता, ये एक ही दिन का साइकिल है। जो ओवुलेशन फेज जो है ये एक ही दिन का फेज है, एक ही दिन ओवुलेशन होनी है, मतलब एक ही दिन में ये ओवा जो है, जो एग है वो ओवरी से बाहर हो जाएगा। मतलब उस प्रोसेस का नाम क्या है, ओवुलेशन। और ये कौन सा डे होएगा, मोस्टली ये होता है 14th डे।
मोस्टली ये 14 डे पे होता है। अगर 14 पे नहीं होगा तो कुछ फीमेल्स में 15 पे हो जाता है, अगर 15 पे नहीं होता तो बहुत रेयर केस में ये 16 डे तक जा सकता है, बट अदरवाइज 14 और 15 डे के ऊपर क्या होती है, ओवुलेशन। ऐसा क्यों है? एक हार्मोन है LH, मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक ग्लैंड है इंटीरियर पिट्यूटरी, इस पिट्यूटरी के दो हार्मोन हैं LH एंड FSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो इंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है वो है LH। दिस हार्मोन इज कॉल्ड ओवुलेटिंग हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओवुलेटिंग हार्मोन कौन सा होता है। तो LH इज कॉल्ड एज ओवुलेटिंग हार्मोन। क्यों? जिस भी मेंस्ट्रुअल पूरे साइकिल में जिस भी डे पे LH का लेवल सबसे ज्यादा होएगा उसी डे पे ओवुलेटिंग फेज है, मतलब उसी डे पे क्या होनी है, ओवुलेशन। तो अगर 14 डे पे मैं बोल रहा हूं कि 14 डे पे क्या होएगी, ओवुलेशन होएगी, तो 14 डे के ऊपर जो ओवुलेशन इसीलिए होएगी क्योंकि उस दिन LH का लेवल क्या है, हाई है। कौन से डे के ऊपर? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओवुलेशन कब होनी है? 14, 15 और 16 डे यहाँ पे लिखा जरूर है, मतलब 3 दिन में नहीं होती, एक ही दिन में हो जाएगी। और वो कौन सा डे होगा? अगर मान लो 14th डे पे LH का लेवल हाईएस्ट है तो 14 डे पे ओवुलेशन हो जाएगी। अगर 14 डे पे हाईएस्ट नहीं है, पीक पे नहीं है लेवल, 15 पे है तो 15 डे पे ओवुलेशन हो जाएगी। रेयरली अगर 16th डे के ऊपर है तो 16 डे के ऊपर ओवुलेशन हो सकती है, वो बहुत रेयर इवेंट है। मोस्टली 14 और 15 डे के बीच में ही क्या हो जाती है, ओवुलेशन। क्यों होती है? क्योंकि उस दिन LH का लेवल सबसे हाईएस्ट होता है, दैट इज व्हाई LH इज कॉल्ड एज ओवुलेटिंग हार्मोन। सो दिस इज द ओवुलेटिंग फेज। तो ओवुलेशन 14 डे पे हो गई, तो 15-16 डे के बाद ये क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम मैं आपको बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में कि उसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करना है। तो उसके बाद इसी वजह से इस पूरे साइकिल को यहाँ से लेके 16 से लेके 28 तक क्या बोला जाता है, ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियल फेज। इसका दूसरा नाम सेक्रेटरी फेज है, इसका तीसरा नाम पोस्ट ओवुलेशन फेज है, अलग अलग नाम से इनको बोला जा सकता है। तो ल्यूटियल फेज का काम है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करके एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, प्रोजेस्टेरोन, और वो हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है। और वो प्रोजेस्टेरोन का काम मैं आपको बता चुका हूँ, उसने एक तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम है उसका मेन, दूसरा जो है उसमें दो काम उसने किए हैं, एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक करना, और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को हार्ड कर देना, मतलब बंद कर देना। तो वो सारा फेज कौन सा है, ल्यूटियल फेज है। अगर तो फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे यहाँ पे 14 डे के ऊपर क्या होगी, ओवुलेशन। अब ये 14 डे के ऊपर ओवुलेशन हुई है, इस एग के पास कितना टाइम है, इस एग के पास जो है इसके पास 24 से 48 आवर्स हैं स्पर्म का वेट करने के लिए। 14th डे के ऊपर ओवुलेशन हुई, अगर 14 डे पे स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम है। अगर 15 डे पे भी स्पर्म आ गया तो भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस 90% तक जो है चांसेस तब भी। तो अगर 14 डे पे स्पर्म की एंट्री होती है तो फर्टिलाइजेशन के मैक्सिमम चांसेस हैं, 15 डे पे होती है तो भी 90-95% चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के। मान लो 14 डे पे एग तो बाहर आ गया, इन्फेंटिबुलम फ्लोपियन ट्यूब के पास आ गया, ना 14 डे पे स्पर्म आया, ना 15 डे पे स्पर्म आया, ना 16 डे के ऊपर स्पर्म आया, 17th या 18th डे के ऊपर मान लो स्पर्म की एंट्री होती है। इन 3 दिन में क्वार्टस नहीं हुआ, इंटरकोर्स नहीं हुआ, और अगर हुआ तो बैरियर की हेल्प के साथ हुआ, प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ हुआ। तो अगर 18th और 19 डे के ऊपर आता है स्पर्म, तब तक एग वायबल नहीं रहता, वो एग जो है वो खत्म हो जाता है, और तब तक जाकर फर्टिलाइजेशन का कोई भी चांसेस नहीं है। मतलब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर फर्टिलाइजेशन के चांसेस की बात की जाए तो यहाँ से लेके 11th और 12th तक हम मानते हैं। बहुत कुछ फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से कई बार एग 13 डे पे रिलीज हो जाता है, कई बार 12 पे हो जाता है, बहुत रेयर चांसेस है। तो 1 से लेके 10th और 11th डे तक जो है उसमें फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं है। मैक्सिमम चांसेस हैं 14-15 डे के ऊपर, और इसके बाद अगर 17 से आप ऊपर चले जाते हो 18-19 डेज के ऊपर जाके अगर क्वाइटस होता है, इंटरकोर्स होता है, तो भी फर्टिलाइजेशन का कोई भी चांसेस
नहीं बनता, क्योंकि तब तक जाकर एग जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब अगर ओवुलेशन 14 और 15 डे पे होती है तो क्वार्टर्स भी 14 और 15 डे के ऊपर ही होना चाहिए अगर प्रेगनेंसी को क्या करना है, इंश्योर करना है। तो इस ल्यूटरल फेज में सेक्रेटरी फेज है, सेक्रेटरी फेज में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाता रहेगा और वो प्रोजेस्टेरोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने में, उस एम्ब्रियो की आगे डेवलपमेंट करवाने में। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊँगा oogenesis, उसमें भी इसको हम थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या होता है और व्हाट इज oogenesis क्या है और किस तरीके से फीमेल के अंदर एग की प्रोडक्शन होती है।